ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सी एलिगन के बारे में। सी एलिगन ये निमेटोड होता है, स्मॉल फ्री लिविंग नॉन पैरासाइटिक सॉइल निमेटोड होता है। हर्माफ्रोडाइट है, दोनों सेक्स ऑर्गन इसके अंदर होती है, बहुत सेक्स इन द सेम बॉडी। इट हैज़ एग्जैक्टली 959 सेल होती है। आइसोलिसाइथल इसके जो एग्स होते हैं वो आइसोलिसाइथल एग्स होते हैं। एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, रोटेशनल क्लीवेज जो मैमल्स में होता है, रोटेशनल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज होता है, रोटेशनल क्लीवेज। एंड एग्स इसके होते हैं आइसोलिसाइथल। आइसोलिसाइथल का मतलब होता है जिसके अंदर जो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यॉक इनके एग्स के अंदर, ठीक है। और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। सी एलिगन का जीनोम सबसे फर्स्ट जीनोम था, सबसे पहले कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड इसी का हुआ था। सो इट वाज द फर्स्ट कंप्लीट सीक्वेंस जो एवर हमें मिला है, ऑब्टेन हुआ है, वो इसी का है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का। इसके अंदर 18,000 to 20,000 जीन होते हैं इसके जीनोम में बस, और वो सीक्वेंस हम कर चुके हैं। 959 सेल्स होती हैं एग्जैक्टली। अब हम इसका क्लीवेज एंड एक्सिस फॉर्मेशन देखते हैं। हम इसमें वल्वा फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं बाय द वे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज और एक्सेस फॉर्मेशन। इसके अंदर एसिमेट्रिक डिवीजन देखने को मिलता है। सेल्स जो हैं आफ्टर डिवाइड आर नॉट ऑफ सेम साइज, यानी कि जब डिवीजन होता है तो सेल का जो साइज़ है वो सेम नहीं होता है। तो जैसे जाइगोट है उसका एसिमेट्रिक डिवीजन इसमें देखने को मिलता है। जैसे जो सेल्स होते हैं एंटीरियर साइड पे जो सेल होते हैं वो ए बी सेल हम उसको बोलते हैं, फाउंडर सेल वो लार्ज साइज़ की होती है। एंड जो पोस्टीरियर साइड पे होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे जो होती हैं सेल्स, वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट उनके अंदर रहता है, और वो हमारी P1 स्टेम सेल होती है जो कि स्मॉल साइज़ की होती है, ठीक है। और ये जो सेल होती है ये कंडीशनली स्पेसिफाइड होती है, ए बी सेल। एंड P1 स्टेम सेल ये ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड, ओके। ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड का मतलब है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। सो P1 स्टेम सेल इज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती है। ये फिर से दो सेल में डिवाइड होती है एसिमेट्रिकली। देन एक फाउंडर सेल बनाती है, फिर एक स्टेम सेल बनाती है। सो P1 फर्दर डिवाइड होती है। एंड ए बी फाउंडर सेल जो है वो डिसेंडेंट सेल लीनिएज पूरा इसका चलता रहता है, फर्दर ए बी सेल देती रहेगी, ये ए बी सेल का ही लीनिएज पूरा चलता रहेगा। तो ये जाइगोट एसिमेट्रिक डिवीजन होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर पे P1 स्टेम सेल जो कि ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती है, एंड ए बी जो है वो कंडीशनली स्पेसिफाइड होता है। तो इसके अंदर की सेल दोनों है, कंडीशनली कुछ सेल्स ऐसी हैं जिसको हेल्प चाहिए होती है कंडीशनली स्पेसिफाइड, एंड कुछ ऑटोनोमस स्पेसिफाइड जो खुद में इनफ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जाइगोट के बारे में। सो हाँ, जाइगोट के बारे में ही तो बात कर रहे थे अब तक। तो इसमें हमने देखा दो सेल स्टेज वाला, ए बी में डिवाइड हुआ, P1 में डिवाइड हुआ, फिर इसका दोबारा से डिवीजन होगा। ये अपना ही लीनिएज चलाता है, ए बी ए बनाएगा, ए बी पी बनाएगा। P1 अगेन एसिमेट्रिकली डिवाइड होगा, EMS बनाता है, फाउंडर सेल अगेन एक EMS बन गया, देन P2 स्टेम सेल बन गई। फिर इनका वापस से 8 सेल स्टेज में डिवीजन होता है। ABA बनाएगा, ABA1, ABAR, ABP बनाएगा, ABP1, ABPR, एंड EMS बनाता है MS एंड E। एंड जो P2 होता है फर्दर डिवाइड हो जाता है P3 एंड C में। देन P3 अगेन डिवाइड होता है D एंड P4 में। सो P1 P2 EMS, P2 अगेन P3 एंड C, देन P3 अगेन डिवाइड होता है P4 एंड D में, एंड P4 अगेन डिवाइड होता है Z2 एंड Z3 में। जो जम लाइन होती हैं, दो सेल्स होते हैं, Z2 एंड Z3 आर द जम लाइन्स। तो इसमें ABA1 और ABAR ये बनाते हैं फेरेनिक्स, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन। ABP1 एंड ABPR जो होता है ये हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन बनाता है। फेरेनिक्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन, ये भी हाइपोडर्मिस न्यूरॉन। टोटल ये होती है 389 सेल्स होती हैं इनकी। A1 AB मतलब ABA और ABP की जो लीनिएज होती है इनकी 389 सेल्स होती हैं। फिर जो EMS होता है, MS एंड E जो है वो इंटेस्टाइन फॉर्म करता है, एंड MS जो होता है ये मसल, फेरेनिक्स और गोनाड्स बनाता है। मसल, फेरेनिक्स एंड गोनाड, इसकी 80 सेल होती हैं। 20 सेल इंटेस्टाइन की हो गई, E की 20 हो गई, MS की 80 सेल हो गई।
और जो सी होता है ये बनाता है मसल हाइपोडर्मिस एंड टू न्यूरॉन सेल्स बनाते हैं। टोटल 47 सेल होती है इसकी सी की। एंड देन P3 में अगर हम डी देखें ये मसल सेल्स बनाता है 20। एंड P4 ये Z2 एंड Z3 ये 2 सेल होती है जर्मलाइन सेल। टोटल अगर आप देखोगे तो इनका टोटल इतना ही बैठेगा जितना टोटल इनकी सेल्स थी। ठीक है, 959 सेल्स थी इनकी टोटल जो हमने देखी थी। यस, तो 959 ये टोटल बैठेगा। 389 तो यही हो गई 389। देन ये 80 सेल्स हो गई। एंड इंटेस्टाइन में 20 हो गई। एंड ये 47 सी सेल्स हो गई। डी की 20 सेल्स हो गई, 2 जर्म लाइन सेल्स हो गई। एंड ये स्टेम सेल्स होती हैं P1 P2 P3 एंड P4। सो इस तरीके से इनका डिवीजन होता है, याद रखना है। ठीक है, 2 सेल स्टेज हुआ, एक बार और हम रीड लगा लेते हैं। 2 सेल स्टेज हुआ AB एंड P1। देन AB की लीनिएज चलते हैं ABA ABP, ABA1 ABAR ABP1 ABPR। ये सारी मिलके हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स में जाती हैं 389 सेल्स। P1 जो है वो EMS एंड P2 इज अ स्टेम सेल। EMS बना MS एंड E। MS जो होता है इसकी 80 सेल्स होती है, फेरेनिक्स गोनाड मसल्स। एंड E इंटेस्टाइन में जाती है 20 सेल। देन P2 डिवाइड हुआ C एंड P3 में। C जो होता है ये टोटल बनाता है 47 सेल्स, मसल हाइपोडर्मिस एंड 2 न्यूरॉन्स। देन P3 अगेन P4 एंड D जो है 20 सेल मसल्स। देन P4 अगेन Z1 एंड Z2 एंड Z3 विच इज जर्म लाइन सेल। सो इस तरीके का पूरा इनका डिवीजन होता है। ये 4 सेल स्टेज है, ये 8 सेल स्टेज है। अब इसमें हम डीप में भी जाने वाले हैं कि ये जो 2 सेल स्टेज है ये कैसे सिग्नल देती है, तब ये 4 सेल बनती है, तब ये कैसे 8 सेल बनती है। तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है चीज़ें रटने वाली हैं। वैसे ये एंटीरियर साइड हो गया, पोस्टीरियर साइड हो गया। ठीक है, जाइगोट। अब 2 सेल स्टेज की हम बात कर रहे हैं। एंटीरियर साइड जो है वो AB सेल बनाता है, पोस्टीरियर साइड P1 सेल बनाता है जो स्टेम सेल होती है। अब ये 4 सेल स्टेज हो गई। AB डिवाइड हो जाएगी ABA ABP में, P1 डिवाइड हो जाएगी P2 एंड EMS में। ये 4 सेल स्टेज हो गई। फेट है हमारा कि दोनों ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दोनों टाइप की हमें इसमें देखने को मिलती है। 2 सेल स्टेज में देखते हैं पहले हम। 2 सेल स्टेज में क्या हुआ, एम्ब्रियो की जब हम बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो में 2 सेल स्टेज की हम बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो में AB एंड P1 हमारा बन चुका है। AB डिवाइड होता है ABA फेरेनिक्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, ABP हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन। एंड P1 जो होती है वो सारे टाइप की सेल बना सकती है, ऑल टाइप ऑफ देयर फिट, क्योंकि वो स्टेम सेल है। ठीक है, वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन शो करती है, वो सारे सेल बना सकती है। सो ये जो हम देखते हैं, अगर हम इनको सेपरेट कर देना, AB अलग कर दिया P1। सो P1 जो होता है इट कैन फॉर्म ऑल सेल्स, अपने फेट की वो सारी सेल बना लेगी। EMS बना लेगी, P2 बना लेगी, देन P2 अगेन P3 एंड C में, देन P3 अगेन P4 एंड D में। तो वो पूरा अपना लीनिएज कंप्लीट कर सकती है। लेकिन AB जो फाउंडर सेल होती है वो नॉर्मली AB एंड ABP बना रही थी, अब वो अपने नॉर्मल फेट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल ही बनाएगी। तो इसलिए ये कंडीशनली स्पेसिफाइड होती है, इसको P1 की ज़रूरत होती है अपना लीनिएज कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनली स्पेसिफाइड है। अब हम देख रहे हैं 4 सेल स्टेज पे, ABA ABP EMS एंड P2 ये डिवाइड हो चुकी है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ जाता है, EMS आया जो MS और E का नॉर्मल फेट होता है। एंड ये हुआ P2। हाँ, ये हमारी EMS और P2 में बन जाती है P1। कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ देयर फेट। अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो EMS जो होता है अगर इससे सेपरेट कर देंगे ना P2 से, तो वो MS ही बनाएगा, E नहीं बना पाएगा अगर हम इसको सेपरेट कर देंगे तो। और P2 तो अपना पूरा लीनिएज बना सकता है क्योंकि वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होता है। सो EMS को भी P2 की ज़रूरत पड़ती है। एज द इंटरेक्शन ऑफ EMS इज नॉट विद द P2, तो वो अपना नॉर्मल फेट नहीं बनाएगा जो MS और E बनाता है, तो वो दोनों MS ही बना लेगा। तो सेल सिग्नलिंग अब हम पढ़ते हैं, इनके अंदर क्या सिग्नलिंग होती है 4 सेल स्टेज में। जो P2 स्टेम सेल होती है ना वो 2 सिग्नल देती है। जो P2 स्टेम सेल है उसके पास 2 सिग्नल होते हैं, एक वो देती है डेल्टा सिग्नल APX1, एक देती है वो MOM2। सो APX1 जो होता है ये जक्स्टाक्राइन सिग्नल होता है, ये बाइंड करता है नॉच रिसेप्टर से GFP1 जो कि ABP पे प्रेजेंट होता है।
ओके, P2 जो होता है, P2 स्टेम सेल के दो सिग्नल होते हैं। एक होता है APX1 जो कि जक्स्टाक्राइन सिग्नल है, वो अपने नॉच रिसेप्टर से बाइंड करेगा GFP1 जो कि ABP पे प्रेजेंट होता है। ऐसे ही जो दूसरा देता है MOM2 पैराक्राइन सिग्नल होता है, इसका नेचर WNT जैसा होता है, सिमिलर टू WNT। तो ये बाइंड करता है MOM2, इट विल बाइंड टू MOM5 जो कि इसका रिसेप्टर है। तो ये दो सिग्नल ये देता है, एक डेल्टा सिग्नल है दैट इज APX1 और एक पैराक्राइन सिग्नल होता है MOM2। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे। जैसे ये P2 है, 4 सेल स्टेज हम पढ़ रहे हैं, EMS, P2, ABP एंड ABA। तो ये जो P2 है, ये एक तो MOM2 सिग्नल जो पैराक्राइन सिग्नल होता है जिसका WNT बिहेवियर होता है, ये रिलीज होता है, एंड जो MOM5 रिसेप्टर होते हैं वो EMS पे होता है। तो वो फ्रिजल्ड रिसेप्टर होते हैं क्योंकि WNT के रिसेप्टर फ्रिजल्ड ही होते हैं। ग्लूकागॉन का, जिप्फिसेर, इंसुलिन का, आरटीके, ये पता ही है। ठीक है, सो P2 जो है CMS पे बाइंड होगा। ये 4 सेल स्टेज हम पढ़ रहे हैं। EMS जो होता है वो कंडीशनली स्पेसिफाइड है, वो नॉर्मल तभी जाएगा जब उसको P2 से सिग्नल मिलता है MOM2। एंड ये जो P2 जक्स्टाक्राइन सिग्नल फॉर्म कर रहा है कि जक्स्टाक्राइन सिग्नल देता है, दैट इज ALX1 जो सिग्नल होता है, दैट इज APX1 जो ये सिग्नल देता है P2, इससे APX1 सिग्नल, जक्स्टाक्राइन सिग्नल ABP से एक ये सिग्नल देता है। ठीक है, P2 विच इज डेल्टा और नॉच रिसेप्टर होता है, एंड ये हमारे पास है WNT फ्रिजल्ड रिसेप्टर MOM2 एंड MOM5। सो हाँ, डेल्टा नॉच इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नल। तो ये 4 सेल स्टेज में समझ में आया कि ये दो सिग्नल देता है P2, एक EMS को देता है P2 एंड एक APX1 इसको देता है ABP1 को। GLP1 इसके पास ये रिसेप्टर होता है, GLP1 जो कि नॉच रिसेप्टर होता है, ये डेल्टा होता है। GLP1 इसमें भी प्रेजेंट है, ABA में भी एंड ABP में भी, बट जो इंटरेक्शन होता है वो ABP से ही इसका पॉसिबल होता है विद द P2। ABA और ABP जो है वो इक्विवेलेंट सेल होती है, दोनों के पास GLP1 गो नॉच रिसेप्टर होता है सरफेस पे। ठीक है, P2 रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कैरिंग आउट द नॉर्मल फेट ऑफ EMS, नॉर्मली डिवाइड हो MS और E में, एज वेल एज ABP भी अपना नॉर्मल फेट दिखाए ABP1 एंड ABPR में बाय रिलीजिंग सिग्नल्स। ठीक है, सो P1 सेल की अगर हम बात करें, ओके, अब हम पहले P1 सेल पे चले जाते हैं, पीछे जा रहे हैं। ये हम P2 सेल के बारे में पढ़ रहे थे। P1 सेल जो होती है, जो डिवाइड करती है EMS और P2 में, उसके पास ये दो होते हैं, SK1 होता है EMS सेल फॉर्मेशन के लिए, एंड PIE1 होता है पाई जर्म सेल, जर्म लाइन फॉर्मेशन के लिए, PI1 एंड SK1। P1 सेल के पास जो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती है, उसके पास ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होता है। P1 के पास SK1 एंड PI1 होता है जर्म लाइन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो EMS जो होता है वो तभी डेवलप होगा जब सेल के पास, EMS तभी डेवलप्ड होगा व्हेन सेल विल हैव MED1 एंड MED2 एक्सप्रेशन होगा। जिसके अंदर SK1 होता है ना, वही MED1 और MED2 का एक्सप्रेशन करता है, एंड तभी जो है वो EMS का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख रहे हो आप कि जो P1 सेल है उसके पास SK1 होता है, जिसकी वजह से MED1 MED2 का एक्सप्रेशन होता है, एंड तब वो EMS में जाके डिवाइड होती है। As EMS cell divide into two daughter cell, then both will have a receptor। अब EMS cell जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। हाँ, दोनों के पास रिसेप्टर होता है MDM5, but the cell will receive the signal MDM2 from P2 cell, will start the signaling process in which END1 and 1 is activated and POP1 is inhibited. This cell is called the E cell। अब इन्होंने देखा कि जो EMS सेल होती है ना, वो डिवाइड तो हो जाती है दो डॉटर सेल में, और उसके दोनों सेल के पास, EMS की दोनों सेल के पास MDM5 रिसेप्टर होता है, वही
जो हम अभी MOM2 एंड MOM5 पढ़ रहे थे, इट्स MDM2 एंड MDM5 जो रिसेप्टर होते हैं, ये होते हैं वो MDM2 जो कि P2 रिलीज करता है, एंड MDM5 इज द रिसेप्टर, फ्रिजल रिसेप्टर है ना. सो बट द सेल विल रिसीव द सिग्नल MDM2, उसको P2 सेल से ये सिग्नल मिलता है. ठीक है, तो P2 सेल जैसे ये सिग्नल देगा तो सेल जो है वो स्टार्ट कर देगी सिग्नलिंग प्रोसेस, जिसमें END1 एक्टिवेट हो जाएगा एंड POP1 इनहिबिट हो जाएगा. तो वो वाली सेल ई सेल बना लेगी. सो ई सेल कौन बनती है? जिसके पास सिग्नल जाता है P2 का, क्योंकि जब P2 का सिग्नल नहीं गया था तो EMS MS में डिवाइड हो रहा था. तो P2 का सिग्नल जिस सेल के पास जाता है उस सेल में END1 एक्टिव हो जाता है, POP1 इनहिबिट हो जाता है और वो सेल ई सेल बन जाती है. अदर सेल में जिसमें कोई सिग्नलिंग नहीं गई है तो POP1 एक्टिव रहेगा. तो उसमें अगर POP1 एक्टिव है, वो TBX35 को एक्टिव कर देगा, जो कि फर्दर PHA4 एंड PHA1 को एक्टिव करता है, फेरेनिक्स एंड मसल को. सो देन POP1 जो है वो MS फेट प्रोमोट करता है. POP1 अगर है तो वो MS फेट को एक्सप्रेस करेगा. अब ये पूरा हम डायग्राम में समझेंगे. ठीक है, देखो हमारे पास P1 सेल है, P1 के पास SKN1 है, SKN1 है तो MAD1 और MAD2 एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी वो EMS में फॉर्म हुआ. EMS हमारी सेल बन गई क्योंकि उसके पास MAD1 एंड MAD2 फॉर्म हो रहे हैं, तो हमारा जो है EMS बन गया. अब जो हमारा ये EMS है, ये जो हमारे पास सेल है, ये डिवाइड हो जाती है अपनी दो डॉटर सेल में. सो जिस सेल के पास EMS P2 का सिग्नल आ रहा है, P2 का सिग्नल आ रहा है, MDM2 जिसके पास सिग्नल आ रहा है अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, MOM5 रिसेप्टर जो इसका होता है उससे बाइंड करेगा. ये जो MOM2 है, ये जो रिसेप्टर इससे बाइंड करता है, P2 की सिग्नलिंग जिसको मिल रही है उसके अंदर END1 एक्टिव हो जाएगा एंड POP1 इनहिबिट हो जाएगा और वो ई सेल बन जाएगी. दूसरी सेल को सिग्नल नहीं मिल रहा है, MS को, MS सेल को जिसको सिग्नल नहीं मिल रहा है वो MS सेल बना लेगी. इसके अंदर POP1 एक्टिव है, POP1 TBX35 को एक्टिव करेगा, ये PHA4 एंड PHA1 को एक्टिव कर देता है एंड ऑल्सो ये इनहिबिट कर देता है PAL1 को. एंड PAL1 क्या करता है, वो सी फेट को जाने से रोकता है, यानी कि सी फेट में वो ना जाए. सो PAL1 को इनहिबिट कर देता है ताकि सी फेट में ना बने. सो इसलिए MS1 POP1 एक्टिव है, TBX35 एक्टिव है, TBX35 जो है PAL1 को सी फेट में नहीं जाने देता. सो इसलिए अगर TBX35 ऑल्सो इनहिबिट PAL1 सो दैट इट डज नॉट कन्वर्ट टू सी फेट, दैट इज MS एंड ई फेट हाईली स्पेसिफाइड हो जाए. तो इस तरीके से जिसको P2 का सिग्नल मिल रहा है वो जो है ई सेल बन जाती है, बाकी दूसरी MS सेल बन जाती है, उसमें POP1 एक्टिव होता है, TBX35 एक्टिव होता है एंड PAP1 को भी सी फेट में नहीं कन्वर्ट होने देता है. ठीक है, अब इनके अंदर भी हम केसेस पढ़ते हैं. जैसे आप देखते हो केस वन है, अगर SK1 का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, SK1 का लॉस ऑफ फंक्शन है तो EMS ही नहीं बनेगा, EMS फॉर्म नहीं होगा. अगर EMS नहीं बनेगा तो TBX35 नहीं होगा, PAL1 जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाएगा, सी फेट एक्टिव हो जाएगा. तो अगर SKN1 लॉस हुआ तो ये कुछ नहीं होगा, तो यानी कि सी फेट एक्टिव हो जाएगा. अगर SK1 इनहिबिट हो गया तो सेल एंटर इनटू द सी फेट. केस 2, अगर POP1 डेफिशिएंट एम्ब्रियो है, अगर POP1 नहीं है, देखो अगर जिसको सिग्नल मिल रहा है P2 का, उसके अंदर END1 POP1 को ही तो इनहिबिट कर रहा है ना, तो वो ई सेल हो जाएगी, यानी कि MS जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा. इसीलिए POP1 की ज़रूरत पड़ती है MS के लिए, तो दोनों सेल का ई फेट हो जाएगा, है ना. केस 3 होता है अगर P2 स्टेम सेल हम रिमूव कर दे 4 सेल स्टेज पे, P2 सेल को अगर आप हटा दोगे 4 सेल स्टेज पे, तो EMS जो है वो MS फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ई सेल के लिए P2 का सिग्नल ज़रूरी होता है. सो नो फॉर्मेशन ऑफ ई सेल. अब देखते हैं ये लास्ट स्टेज, 4 सेल स्टेज. अगर पोजीशन जो है ABA A एंड ABP P का हम रिवर्स कर दें, इफ़ द पोजीशन ऑफ AB एंड ABP के रिवर्स कर दे, सो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, दोनों इक्विवेलेंट सेल होती है. देखो
ABP के पास भी जो है रिसेप्टर होता है, इनके पास डेल्टा होता है, जो डेल्टा APX1 एंड GLP1 इसके पास रिसेप्टर होता है, इसके पास भी रिसेप्टर होता है ABA, वो ABA1 एंड ABAR बनाएगा, ये भी ABPL एंड ABPR बनाएगा, जो भी ये बनाता है। ABPP प्रेजेंट एट द नॉर्मल पोजिशन, तो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है। दूसरे केस में भी नॉर्मल एम्ब्रियो ही होगा। अगर आप रिवर्स कर दोगे, अगर ABA हम यहाँ पे रखेंगे तो P2 को जो सिग्नल मिल रहा है वो ABA रिसीव करेगा, लेकिन ये सेम रहेगा। देखो ABP आ गया लेकिन बन ABAL एंड ABAR ही रहा है, ABA आ गया लेकिन ABP बन रहा है, ABP बन रहा है, ठीक है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर इनको आप रिवर्स भी कर देते हो 4 सेल स्टेज में तो नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। सो द सेल विच रिसीव सिग्नल इज एंटर्ड इनटू ABPR एंड ABPL में एंटर कर, जिसको सिग्नल मिलता है वो इसी में एंटर करती है, ABP में ही, ठीक है। केस 5, अगर एम्ब्रियो में GLP1 का म्यूटेंट है, अगर एम्ब्रियो में GLP1 म्यूटेंट है, GLP1 काम नहीं कर रहा है, तो ABP सेल जो होंगी वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगी ABA सेल में। अगर मान लो GLP1 का म्यूटेंट अगर प्रेजेंट है तो ABP वाली सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ABA वाली सेल में। सो ABAL एंड ABAR ही बनेगा, ठीक है, उस केस में। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस डिटर्मिनेशन, एंटीरियर हमें पता है AB है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके एक्सप्रेशन से हमें एंटीरियर फेट मिलता है, PAR6 एंड PAR3। PAR1 एंड PAR2 के एक्सप्रेशन से हमें पोस्टीरियर फेट मिलता है। जैसे जाइगोट फॉर्म हुआ, स्पर्म जो है वो एंटर कर गया है in which and the cell in which the centrosome of the sperm is enter, जिस सेल में स्पर्म का सेंट्रोजोम चला जाता है वहाँ पे PAR3 एंड PAR6 इनिबिट हो जाता है। सॉरी, देखो ये हमारी पोस्टीरियर है P1 सेल एंड ये हमारी एंटीरियर है, दैट इज AB सेल। तो जो ये हमारी पोस्टीरियर एंटीरियर AB सेल होती है ना, इसके अंदर हमने देखा कि PAR3 और PAR6 एक्टिव है, जो कि PAR2 और PAR1 को इनिबिट कर देते हैं। PAR2 और PAR1 अगर इनिबिट है तो MAX5 और MAX6 एक्टिव है, जिसकी वजह से पाई1 नहीं है। अब P1 के लिए पाई1 चाहिए। अब जिस सेल में सेंट्रोजोम चला गया है उसमें PAR3 और 6 तो इनएक्टिव हो गए, 3 और 6 इनएक्टिव है तो 2 और 1 एक्टिव होंगे। बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। आपको बस ये एक याद करने रहा है कि एंटीरियर AB सेल जो होती है 3-6 एक्टिव है तो 2-1 इनएक्टिव, देन MAX5 एंड MAX6 एक्टिव एंड देन पाई1 इनिबिट हो जाता है, ठीक है। इसमें सेंट्रोजोम आए, ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, MAX5 MAX6 एंड ये एक्टिव हो जाएगा। और पाई1 आते ही जो है वो जर्म लाइन लीनिएज खुल जाती है, P1 सेल्स अपना लीनिएज स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट C एलिगेंस एंड उसका इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्लस सेल जो 4 सेल स्टेज में कैसे आपस में सिग्नलिंग कर रहे हैं, केसेस हमने पढ़े हैं।